दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करा रहा था, जिसमें अभी तक मैंने आपको लगभग 3 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दी है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर एकदम सीक्वेंस से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ईवीएस के 22 प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करा दिए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर एकदम सीक्वेंस से देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो 2 फरवरी 2023 की जो शिफ्ट हुई थी इसमें उसमें आया हुआ था। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कैसा वातावरण? संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, कथन हमारा दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है। यदि स्कूली काल में हम प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को क्या करेंगे? संसाधन संपन्न वातावरण को क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। तो पहला ऑप्शन सही है, यानी इसका जो कथन है वो तो सही है। अब कारण के बारे में हम जानते हैं। विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं, यानी वातावरण में रहकर वो क्रिया करके और ज़्यादा सीखते हैं। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड दोनों सही हैं। यानी जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कमेंट करिए आप सभी लोग, और अपना भी आकलन करिएगा। आप लोग इतने टाइम से मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की, तो आप देखिए कि 30 आउट ऑफ आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अब बात किसकी हो रही? तार्किक विकास की। अगर हम तार्किक विकास की करें और समस्या समाधान विकास की बात करें, कल्पना की बात करें, या सृजनात्मकता की बात करें, या स्मृति और ध्यान की बात करें, ये सब हमारे किस पक्ष से रिलेटेड होते हैं? ये सब हमारे संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन पे अब नज़र डालिए। पहला ऑप्शन है भावात्मक, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक और चौथा ऑप्शन है सामाजिक। कमेंट करिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? यानी बच्चे की जो सामाजिकरण होता है, यानी बच्चा समाज के साथ जो रूबरू होता है, वो ऐसी कौन सी संस्था है जिसके द्वारा शुरुआत होती है? तो जो बालक होता है सबसे पहले अगर समाज के साथ रूबरू होता है तो वह परिवार होता है। इसके बाद विद्यालय जाता है, फिर वहाँ पर और लोगों से मिलता जुलता है, तो ऐसे ही उसमें सामाजिकरण का क्या होता है? विकास होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण और नकल करना शुरू कर देते हैं? अनुकरण का मतलब है कि जैसा आप बोलेंगे वैसे ही आपकी नकल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उससे आप बोलिए पा 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 पा, बोलते हैं ना छोटे बच्चों से, तो वो भी उसी चीज़ को क्या करते हैं? दोहराते हैं। तो बताइए किस अवस्था में करेंगे? यानी 0 से 2 वर्ष, यानी कौन सी अवस्था होती है? संवेदीगामक अवस्था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत,
वर्तमान और भविष्य की सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। तो बताइए कौन सी अवस्था होगी? यानी भूतकाल की भी बात कर लें, जो बीत गया या जो चल रहा है और जो आने वाला है, इन सभी क्रम को याद रखना शुरू कर देते हैं। तो क्या संवेदी गामक यानी जो संवेदी गामक यानी 0 से 2 वर्ष की आयु है, क्या उसमें इतना सब ये कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें भी नहीं ये कर पाएंगे। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? तो बताइए वह कौन सा स्तर होगा? तो वो जो स्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए कमेंट करिए आप सभी लोग क्या इसका राइट आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेओ वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डॉट और डॉट की महत्वता पर बल दिया। पहला है सांस्कृतिक उपकरण और दंड, दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों, तीसरा है सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं, और चौथा ऑप्शन है जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा पे। तो अगर हम लेओ वाइगोस्की की बात कर रहे हैं तो इन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत भी दिया है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ये कहते हैं जो बालक है वो परस्पर जब समाज में आता है और एक दूसरे के साथ जब बातचीत करता है, चर्चा करता है, तो इस पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है। यानी समाज, पारंपरिकता और चर्चाओं, समाज और चर्चाओं की महत्ता पर बल दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डॉट की भूमिका निभानी चाहिए। अध्यापिका को किसकी भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को किसके अवसर देने चाहिए? तो देखिए जो अध्यापिका होती है उसको हमेशा सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका? कि बालकों के लिए या शिक्षार्थियों के लिए वो सुविधा प्रदाता हो और ज्ञान सर्जित और मतलब सुविधा प्रदाता हो, इसके अलावा ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बने का अवसर दें। यानी अगर बालक ज्ञान सर्जन के लिए सक्रिय भागीदार बनेगा तो और अच्छा होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? बात हो रही प्रगतिशील शिक्षा की, तो बताइए प्रगतिशील जो शिक्षा होती है वो निम्न में से किसका समर्थन करती है? जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो अधिगमकर्ता के द्वारा स्व का मूल्यांकन करने की क्या करती है? समर्थन देती है। जो क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा होती है जो अधिगमकर्ता होता है, यानी जो सीख रहा है उसका स्वयं का मूल्यांकन करने की क्या देती है? समर्थन करती है। तो अब ऑप्शन पर नजर डालिए। ऑप्शन नंबर पहला है अध्यापक केंद्रित। तो आप जानते हैं एनसीएफ 2006 क्या कहता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। अगले ऑप्शन की ओर देखें, मानकीकृत पाठचर्या, ये होगा नहीं। व्यवहार का अनुकूलन, ये भी नहीं होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा क्या? कि अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन पर समर्थन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली, ध्यान दीजिएगा, जो अनीता है वो वैचारिक कौशलों जैसे कि कारण प्रभाव संबंध में इस्तेमाल होने वाली पहेलियाँ
और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरीके से सुलझाती है। तो होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की कौन सी बुद्धि होगी, बताइए। होवर्ड गार्डनर ने लगभग 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो बताइए किस में आएगा? क्या तार्किक गणित में आएगा, क्या संगीतीय में आएगा, या शारीरिक गति संवेगी में आएगा, या अंतर्वैयक्तिक में आएगा? कमेंट करिए आप सभी लोग इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तार्किक गणितीय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। कथन दिया गया है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी जो अध्यापिका है वो अपने बच्चों से जो कार्य कर रहे हैं उनके विचार और चिंतन प्रक्रिया का क्या कहेगी कि आप मौखिकीकरण करें, उनके लिए वो प्रोत्साहित करेगी। यानी ये तो सही बात है। अगला ऑप्शन, निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में बाधक होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। यानी हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? देखिए, जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कुछ ऐसे रूट वर्ड होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ केवल आ गया, और केवल ऑप्शन आने का मतलब होता है ये निगेटिव सेंस देगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा, फिर भी मैं देख के ही आपको बता रहा हूँ कि ये 100% नहीं हो सकता है। इसके बाद केवल वातावरण, ये भी नहीं होगा। इसके बाद अब इन दोनों को चेक करिए, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों को जटिल अंतःक्रिया की वजह से, और चौथा है ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। बात किसकी हो रही थी? अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? तो व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से होती हैं। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है। मतलब तुलना नहीं कर रही है लेकिन वो समझना चाहती है। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या रचनात्मक कौशल के द्वारा, योगात्मक कौशल के द्वारा, मूल्यांकन के अनिरंतर रूप, या मानक संदर्भित मूल्यांकन? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 13 के लिए आप कमेंट करिए क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए, बात किसकी हो रही है कि जो अध्यापिका है अपने विद्यार्थियों को अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना के निरंतर रूप में समझना चाहती है, क्योंकि वो रचनात्मक मूल्यांकन एक प्रकार, अगर बात कर रही है किसकी, रचनात्मक मूल्यांकन की, क्योंकि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये एक प्रकार का मूल्यांकन होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करता है। यानी जो बच्चे जिस प्रकार से अपनी प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो उनकी प्रगति को क्या करेगा, संदर्भित करेगा। इसमें छात्रों को सीखने की कठिनाई की पहचान करके उचित रणनीति के साथ उन कठिनाई का निदान और उपचार किया जाता है। किसके द्वारा? रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक मूल्यांकन हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अपनेपन की भावना को विकसित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला, ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादिता को सक्रिय करें, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह की बात हो रही तो ये तो होगा नहीं।
केवल, अभी मैंने आपको बताया जहां पर केवल देखिए उसको तुरंत हटा दीजिए। गौण समझे जाने वाले समूह से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें। यानी आप जो बच्चे आ रहे हैं, अलग संस्कृति अलग समाज से आ रहे हैं, तो आप उनके अनुभवों को अनदेखा कर देंगे, यानी ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? क्या सहायक नहीं है? पहला है विचारों की अनम्यता, दूसरा है परासंज्ञान, तीसरा है स्वपूछताछ और स्वाकलन, और चौथा है सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? अब बात किसकी हो रही है समालोचनात्मक चिंतन की। तो अगर हम समालोचनात्मक चिंतन की बात करते हैं तो इसमें विकास के लिए हमको क्या होना चाहिए? उचित विश्लेषण, परासंज्ञान की भी बात होती है, स्वपूछताछ की और मूल्यांकन की बात होती है, और सुझाए समाधानों का मूल्यांकन की भी बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि विचारों की अनम्यता की, तो इसकी बात नहीं होती है, क्योंकि हमको बताना था कौन सहायक नहीं है, इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? तो बात किसकी कर रहे हैं? समावेशी शिक्षा की। क्या होता है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं या मानसिक या शारीरिक रूप से बाधित बालक बालिकाएं हों, सभी को एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशिष्ट बालक हो, सभी को एक ही जगह एक ही तरीके से बैठाकर क्या करें? शिक्षा हम उनको क्या करें? ग्रहण कराएं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब ऑप्शन पे नजर डालिए। पहला है विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, किनकी जरूरतों को पूरा करती है? बिल्कुल इनकी भी जरूरतों को पूरा करती है। दूसरा ऑप्शन है भावात्मक मुश्किलों से जूझते जो विद्यार्थी हैं, ये भी सही है। जो विद्यार्थी प्रतिभा संपन्न है वो भी आएंगे इसमें। और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी, यानी ये भी इसमें काउंट होंगे, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना किस सापेक्ष रूप में संबोधित है? यानी बात किसकी हो रही? पढ़ने में कठिनाई हो रही, यानी बालक सा को वास पढ़ रहा है, 96 को 69 पढ़ रहा है। तो जब भी ऐसी कोई समस्या होती है तो वो किससे रिलेटेड है? वो डिसलेक्सिया यानी पठन वैकल्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? जो स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? पहला सामाजिक और संप्रेषण कौशल को, दूसरा दृष्टि को, तीसरा ऑप्शन है एकाग्रता की क्षमता को, और चौथा ऑप्शन है शारीरिक समन्वय को। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सामाजिक और संप्रेषण कौशल को प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बात किसकी हो रही? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की। हमको बताना है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन शामिल नहीं है।
तो देखिए, आप बात किसकी कर रहे हैं? प्रतिभाशाली की। तो उन्हें कभी भी अधिगम आसक्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमें बताना है कौन सा सही है। उन्हें कभी भी अधिगम आसक्त नहीं हो सकती है। दूसरा, उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणता की कमी होती है। तीसरा ऑप्शन है, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत तीक्ष्ण होती है। और चौथा ऑप्शन है, वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रवण बाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी? यानी जो श्रवण बाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में कौन सी पद्धति सहायक होगी? पहला ऑप्शन है, श्रवण बाधित की बात हो रही है, चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षक के दिखाना। दूसरा, मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना। अगला ऑप्शन है कि संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। अगर श्रवण बाधित हैं, अगर क्या है, श्रवण बाधित हैं, तो चलचित्र में तो आवाज होती नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा, मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना। चौथा है, सेकंड है, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे कहां से कहां की ओर सीखते हैं? बताइए, क्या पहले बच्चा अमूर्त चीजों को समझ पाएगा? होगा नहीं। संकेत से प्रचित्रात्मक की ओर, ये भी नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट होता तो ठीक भी था, ये कह रहा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी नहीं होगा। पहले वो सरल चीजों को सीखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे वो जटिल चीजों को सीखना आरंभ कर देते हैं। यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं है? जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। पहला है, अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना। दूसरा है, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग। तीसरा है, उदाहरण सृजन करना। और चौथा है, निष्क्रिय अनुवाचन करना। क्योंकि बात किसकी हो रही कि अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं है, तो कौन नहीं है? यानी निष्क्रिय अनुवाचन करना ये प्रभावशाली नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन दिया गया है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। यानी उदाहरण पर भी चर्चा करे और जो उदाहरण नहीं दिए उन पर भी चर्चा करे। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद कह रहा, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संपत्तियों को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो अब वो विद्यार्थियों को क्यों भाई भ्रमित करेंगे? यानी ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यानी कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में किस चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है? यानी किसको डेवलप कर रही है? पहला, अपसारी सोच को डेवलप कर रही है, अभिसारी सोच को डेवलप कर रही है
थर्ड ऑप्शन है बाह्य रूप से अनुकूलित या अतार्किक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वो अगर ऐसा कर रही कि मतलब खोज कर रही है, प्रस्तुत करे, फिर समझे, फिर उसका मूल्यांकन करे, तो ये सब किससे रिलेटेड होते हैं? जो अपसारी माइंडेड होते हैं, यानी अपसारी चिंतन को प्रमोट कर रही हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें किसके इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए किसके इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करेंगे? अनुक्रिया समुच्चय के लिए, प्रश्न या त्रुटि विधेय के लिए, अनुरूपक चिंतन के लिए, या कंठस्थीकरण के लिए? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? बात किसकी हो रही है? समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें किसके इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें कि जो प्रश्न और त्रुटि विधि और अनुरूपक चिंतन, तो दोनों के इस्तेमाल के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें प्रश्न और त्रुटि विधि में, तो बच्चे के सामने एक समस्या रखी जाती है। प्रश्न और त्रुटि विधि क्या होती है कि बच्चे के सामने एक समस्या रखी जाती है तथा बच्चे उसके समाधान हेतु बार बार प्रयत्न करते हैं और त्रुटियों के माध्यम से ही सीखते हैं। जब तक वो गलतियां नहीं करेंगे तब तक वो कैसे सीखेंगे? लेकिन अगर हम बात करें अनुरूपक चिंतन की, तो ये एक प्रकार का तर्क होता है जो दो स्थितियों और उदाहरणों या क्षेत्रों के मध्य एक सामान्य संबंध प्रणाली खोजने पर आधारित है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका प्रश्न और त्रुटि विधि भी होगी और अनुरूपक चिंतन भी होगा, यानी बी और सी दोनों होंगे। और आयोग ने भी इसका जो आंसर माना है वो बी और सी माना है। क्वेश्चन नंबर 26, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कंठस्थीकरण कहते हैं? क्या विस्मरण कहते हैं यानी भूल जाना? क्या चयनात्मक ध्यान कहते हैं? या मेटाकॉग्नाइजेशन यानी परासंज्ञान कहते हैं? तो देखिए, परासंज्ञान होता क्या, पहले हम ये जान लें। जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे स्वयं के जो संज्ञानात्मक कार्य होते हैं जब हम उनमें नियंत्रण रखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? परासंज्ञान कहा जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परासंज्ञान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जानकारी प्रकरण कौशल जैसे कि अनुस्मरण व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है। दूसरा, भावनाओं के से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। तीसरा, नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंतन से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। और चौथा है, सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो बात किसकी हो रही? जानकारी प्रक्रमण कौशल की। तो जो जानकारी प्रक्रमण कौशल है वो अनुस्मरण भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। जो अनुस्मरण भावनाएं होती हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से उससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे जानकारियां जो मानव की भावनाओं से जुड़ी होती हैं उन्हें तटस्थ घटनाओं की तुलना में अधिक बार बार और अधिक स्पष्ट तथा विस्तार के साथ याद किए जाने की संभावना अधिक होती है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसके लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में जैसे हमारी
खुद की इच्छा होती है, यानी खुद का जो हमारा मोटिवेशन होता है, खुद यानी खोज के द्वारा हम किसी चीज को खुद से करना चाहेंगे, क्योंकि उस चीज को करने में हमें क्या रुचि है, हमारी हमें अच्छा लग रहा है, तो वो हमारे लिए किसका काम करेगी, आंतरिक अभिप्रेरणा का। लेकिन जब हम बात करते हैं बाह्य अभिप्रेरणा की, तो जैसे पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, चॉकलेट वगैरह हो गई, लालच एक प्रकार का हो गया, ये सब किस में आएगा, बाह्य अभिप्रेरणा। अब बात हो रही बाह्य अभिप्रेरणा, पहला है जानने की उत्सुकता की पूर्ति, ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम किसी चीज को जानना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है संप्रत्यय को समझने की बात हो रही, तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा। और संदेहों को दूर करें, यानी हम क्लेरिफाई करना चाहेंगे, जो हमारे डाउट हैं उनको हम क्या करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे, यानी हम खुद से ही क्या अंदर से मोटिवेट हैं, हम चाहेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन हो वो हमको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए यही गलत होगा, ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा में तो आएगा नहीं, ये किस में आएगा, बाह्य अभिप्रेरणा में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर, कब प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा, अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। दूसरा, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः, एक मिनट, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित, बात किसकी हो रही, विद्यार्थी केंद्रित, यहाँ शिक्षक केंद्रित है तो होगा नहीं। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शनी अभिमुख हो, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर ना दिए जाएं, ये तो ऐसे ही काट लीजिए, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा, विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन के अवसर ना दिए जाएं। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, क्योंकि विषय वस्तु विद्यार्थी के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। अगर कोई विषय वस्तु है वो विद्यार्थी के सामाजिक परिवेश से संबंधित है, तो उसको सीखने में विद्यार्थी अधिक से अधिक रुचि लेगा और खुद से ही वो सीखने का प्रयास करेगा, यानी सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। पहला, योग्यता का वार्धिक मत। दूसरा ऑप्शन है आस प्रकाश के विकर्षण। तीसरा है भाषा से अनभिज्ञता। और चौथा है तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, कमेंट करिए आप सभी लोग। तो योग्यता का जो वार्षिक मत व कारक है जो अधिगम को सुसाधित करता है, अधिगम को क्या करता है, सुसाधित करता है। कौन, योग्यता का वार्षिक मत। क्योंकि वार्षिक मत वे हैं जो शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं पर काम करने में मदद करते हैं तथा उससे उन्हें नई चीजें सीखने में मदद मिलती है और वे आगे बढ़ते हैं। अतः वार्षिक मत बच्चों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योग्यता का वार्षिक मत। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो आपके दोस्त हों उन तक शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।